नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। 25 फरवरी 2023 यानी कि आज से ठीक 5 दिन बाद आपका हमारा सबका पेपर होने वाला है। ठीक शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक अपना ये पेपर रहेगा और आप सभी को सूचना देना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि जैसे संभाग हैं अपने, उस हिसाब से अपने क्या आए हैं, सेंटर्स आए हैं लगभग। तो हमारे जयपुर संभाग लगता है तो जयपुर पेपर रहेगा। मैडम का भी पेपर है, साइंस मैथ से वो है, तो उनको पेपर दिलाने के लिए मुझे जाना है। तो पेपर के तुरंत बाद आपको इस चैनल पर आंसर की जो वो नहीं मिल पाएगी, है ना। पहले ही बता देना चाहता हूँ, उस दिन भी मैं मैसेज डाल दूंगा। बाकी यही रीज़न रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ झुंझुनू से जाएंगे तो 4-5 घंटे जाने के और 4-5 घंटे आने के, है ना। तो तुरंत आंसर की नहीं आ पाएगी, लेकिन आंसर की ज़रूर आएगी, नेक्स्ट डे आ जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से पेपर की अपन पेपर को दें एग्ज़ाम हॉल में, ताकि एक प्रकार से हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं आए और बहुत अच्छे प्रकार से हम एग्ज़ाम को टैकल कर सकें। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का जो सिस्टम है ना, ये परेशान बहुत करता है बच्चों को। भाई नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं होता है तब तो क्या रहता है अपना कि 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न हमें करने हैं, बस बात खत्म, ठीक है। लेकिन अब यहाँ नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब हमें 150 प्रश्नों में से प्रश्नों को छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से हमें क्या करना है, थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। आपका रिवीजन जो लास्ट 10 दिन वाला था वो चल रहा होगा, निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है। सब लोग मोटिवेटेड हैं और निश्चित ही आपका सिलेक्शन भी होगा। बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी मेहनत, इतनी तैयारी जो हम 1-2 सालों से कर रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रखें और पेपर देने के लिए आप जाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। भले ही आप देखिए, 2 तरह की स्थिति बनती है। एक बच्चा जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो वो घबरा जाता है और पूरी जो उसकी मेहनत है, 3 साल, 4 साल या 2 साल या 1 साल की मेहनत, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक बच्चा 6 महीने से ही पढ़ रहा है सिर्फ, लेकिन इतना गजब का उसका कॉन्फिडेंस है। दूसरा, वो घबरा नहीं रहा बिल्कुल एग्ज़ाम में। तो निश्चित मानिएगा, आपकी 4 साल की मेहनत के ऊपर उसकी 6 महीने की मेहनत भारी पड़ सकती है। इसलिए घबराने का काम जो है वो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अब उसके ऊपर पार कैसे पाना है, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप कि भाई आपका जो पेपर आएगा, सबसे पहले दिमाग में अपने ये रखिए कि 2 टाइप से पेपर आ सकता है और ज़्यादा संभावना किसकी है कि 1 से लेकर के 50 तक, 150 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके मिक्स फॉर्मेट में मिलेंगे। यानी कि उसमें कहीं पर जीके, कहीं पर साइंस, कहीं पर गणित और कहीं पर सब कुछ मिक्स मिलेगा। पहला प्रश्न, जैसे एक प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे साइंस से पूछ लिया, अगला ही प्रश्न आपको साइंस का भी मिल सकता है, बाकी जीके का भी मिल सकता है, और तीसरा प्रश्न आपको मैथ्स का भी मिल सकता है, कंप्यूटर का भी मिल सकता है, साइकोलॉजी का भी मिल सकता है, या 1-2 प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं, है ना। यानी कोई सीक्वेंसिंग नहीं रहेगी सब्जेक्ट की। वैसे तो सीक्वेंस रहेगा लेके 1 से लेके 50 तक का, लेकिन अगर हम देखें क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज, तो कोई भी सीक्वेंसिंग आपको देखने को सही प्रकार से नहीं मिलेगी। और ऐसा पेपर आने की 90% संभावना है कि ऐसा ही पेपर आएगा, क्योंकि जो सीईटी के अभी पेपर्स हुए हैं वो इसी टाइप के पेपर हैं। 10% संभावना ये भी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से बने, क्योंकि रीट का जो पेपर है, ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है पहली बार पेपर आयोजित करवा रहा है ग्रेड 3 के लिए। तो जो रीट का पैटर्न है भाई, 150 प्रश्न वैसे ही रखे गए हैं। हाँ, सब्जेक्ट थोड़े से अलग हैं, जीके आ गया है, लेकिन वहां पर भी क्या था कि सब्जेक्ट के हिसाब से दे रहे थे, है ना, प्रश्नों को। तो हो सकता है कि अगर उस पेपर को देख लिया जाए रीट वाले को, तो 10% ये पॉसिबिलिटी है कि आपको जीके के प्रश्न मिल जाएंगे, पहले 1 से लेके 65 तक के प्रश्न। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, एक जगह साइंस के 35% टीचिंग मेथड सहित, या फिर 30% साइंस के और 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स के, ठीक है। और उसके बाद में 5-5 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के, फिर साइकोलॉजी के, और फिर आपके कंप्यूटर वगैरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं साथियों, लेकिन ज़्यादा संभावना इसी टाइप के पेपर के आने की रहेगी, मिक्स पेपर। मिक्स पेपर जब आ जाता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, है ना। मिक्स पेपर को कैसे टैकल करना उसी के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। बाकी तो सीईटी का एग्ज़ाम भी आपने दिया होगा तो आपका प्रैक्टिस तो हुआ होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने नहीं दिया है सीईटी का पेपर। तो आपको कैसे क्या करना है, देखिए, मान लीजिए 10 प्रश्नों की मैं बात करता हूँ यहाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैंने पहला प्रश्न पढ़ा और पहला प्रश्न पढ़ने के बाद में मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, कि भाई ये प्रश्न तो क्या है। प्रश्न चलो मेरे समझ में आ गया, है ना, पॉजिटिव साइड से चलते हैं। प्रश्न हमें समझ आ गया, ऑप्शन चारों के चारों हमने पढ़े और उन 4 ऑप्शन में हमें ये पता है कि भाई ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने उस प्रश्न को कर दिया और ऑप्शन ए, बी, सी और डी इसके हैं। मान लो बी ऑप्शन इसका सही है तो हमने बी वाला ऑप्शन जो वो वहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा। दूसरा प्रश्न जो है उस प्रश्न में हमें चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद भी ये नहीं पता चला कि क्या बताया है, क्या पूछा है, क्या है क्या नहीं है, चारों ऑप्शन का नहीं पता। प्रश्न भले ही समझ में आ जाए लेकिन चारों ऑप्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको प्रश्न को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। न कोई इसके ऊपर स्टार लगाना न कुछ और, इसको छोड़ दो साहब, बिल्कुल छोड़ दिया इस प्रश्न को, अपने को इसको अटेम्प्ट नहीं करना। और चाहो तो आप ऐसे इस प्रश्न के ऊपर लाइन थोड़ी सी बिल्कुल प्रश्न के ऊपर इस टाइप से, ठीक है, ये कर सकते हो पेपर में। बाकी नहीं भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न आता है, तीसरे प्रश्न में 3 ऑप्शन मान लीजिए अपने को पता है और एक ऑप्शन हमें नहीं पता। 3 ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं और एक ऑप्शन के बारे में हमें नहीं पता, या फिर एक ही ऑप्शन के बारे में जानते हैं, 3 के बारे में नहीं जानते, लेकिन श्योर नहीं, आंसर हमें नहीं पता, तब भी आपको छोड़ देना, रिस्क नहीं लेना। तीसरा ही प्रश्न है और मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बनती है कि भाई 2 ऑप्शन के बारे में आप जानते हो और 2 ऑप्शन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, और जिन 2 ऑप्शन के बारे में आप जानते हो आंसर भी उन्हीं में से एक है, तब आप साथियों चांस आपको लेना चाहिए। चांस किस बेस पर लेना है, ये नहीं है कि वो यहाँ बी, इसके आसपास बी भी था तो इसमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसी संभावना बहुत कम होती है, होती ज़रूर है लेकिन ऐसी संभावना कम होती है। आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि जो दिमाग में आपके सबसे पहले आंसर आया, भाई आपने प्रश्न पढ़ा तीसरा, 2 ऑप्शन में डाउट है आपको और उन्हीं में से आपका आंसर भी है, तो आपका दिमाग आपको एक बार क्लिक करेगा कि ये आंसर है, बस वही लगा देना है। दिमाग ने कहा ए लगा दो, बी की तरफ देखो ही मत। मान लो ए और बी में डाउट है, ठीक है, और ए दिमाग मन ने कहा कि भाई ए ही सही है, दिमाग ने कहा आपकी, तो ए लगा दो, ठीक है, क्योंकि हम दोबारा ज्यादा दिमाग लगाए बी करेंगे तो वो गलत ही हो जाएगा। एक ये तरीका है। अब एक चौथा प्रश्न ऐसा आ गया, प्रश्न हमारे समझ आ गया, ऑप्शन भी हमारे पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें आंसर, वो प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो प्रश्न भी हमारा, ध्यान से सुनना इस बात को, प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है, ऑप्शंस भी एक प्रकार से हम जानते हैं और वो कॉन्सेप्ट या प्रश्न हमारा पढ़ा हुआ है, तो प्यारे साथियों फिर भी आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना उसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हो कि इस प्रश्न को मैं दोबारा देखूंगा। यानी कि आपने जो प्रश्न हल कर लिया उसके ऊपर कोई स्टार विस्टार नहीं लगाया, ऑप्शन पर टिक किया, आगे चले। प्रश्न बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है तो उसको या तो छोड़ दो एज इट इज, या फिर थोड़ा सा इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो होता है उसके ऊपर लाइन खींच दो कि भाई ये हमें नहीं आता, ये दोबारा भी हमें नहीं देखना, सीधी सी बात है, इसको छोड़ेंगे ही हम। ये डिसीजन होने जरूरी है एग्जाम में, फंस के रह जाओगे नहीं तो पेपर में टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई 10 प्रश्नों में आपके 3-4 में स्टार लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 30 प्रश्नों में 1 या 2 प्रश्न में स्टार लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बस ये तरीका है, इसी तरीके से आपको चलना है। यानी चारों ऑप्शन आपको नहीं पता तो छोड़ दो उस प्रश्न को, ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं पता बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं करना। 3 ऑप्शन के बारे में नहीं जानते, आंसर भी नहीं पता आपको, केवल एक ऑप्शन थोड़ा बहुत देखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो उसको भी।
जहां 50-50 संभावना हो तो आपके दिमाग में जो पहले आंसर आ जाए वो लगा देना, श्योर हो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वही आंसर कर देना। ठीक है। अब जीके का जो पेपर है या साइंस का जो मैटर है या भी जो गणित का है, कोशिश ये करना कि पहली बार में जब या ऐसे करते हुए आप 150 नंबर प्रश्न तक जाओ तो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि स्टार वाले जो प्रश्न हैं वो आपके अध से अध 8 से 10 हो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए स्टार वाले प्रश्न, इससे ज्यादा मत करना साथियों। ठीक है, क्योंकि दोबारा अपने को उनको देखने के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे पेपर के करने के तरीके पर डिपेंड करेगा। ठीक है। गणित के कई प्रश्न क्या होते हैं, हमें फंसा के रख लेते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भाई ये तो प्रश्न मुझे आता है, ये कंसेप्ट तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मैं करके रहूंगा। अब उसमें कैलकुलेशंस में हम उलझ जाते हैं। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि उलझे और बाहर हो जाए, तो वो एक प्रश्न आपको बाहर भी करवा सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि कम से कम जीके और साइंस और टीचिंग मेथड वगैरह वो जो कुछ भी है गणित को छोड़ के जिनमें आपको प्रश्न पढ़ना और आंसर देना है उनमें आपका टाइम बचना चाहिए। उनके ऊपर बहुत ज्यादा गहराई से मत सोचने लग जाना एक प्रश्न के ऊपर, नहीं तो आप गणित का टाइम खा जाओगे उसमें। ठीक है। साथ में आपको OMR शीट भी भरनी है। OMR शीट में मेरे हिसाब से ऐसे 5 जो प्रश्न हैं वो थोड़े से लाइट कलर के, फिर अगले 5 प्रश्नों के गोले थोड़े से गहरे कलर के, है ना, डार्क कलर के आते हैं कुछ इस हिसाब से, है ना। तो 5-5 के जोड़े में भर लो कि भाई मुझे पहले में बी भरना है, बी वाला गोला है वो काला करना है। ठीक है, ए वाला खाली छोड़ना है, तो बी वाला मैंने काला कर दिया गोला। दूसरा मुझे छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया। तीसरे में मुझे ए में गोला करना है तो मैंने कर दिया, बाकी छोड़ दिया, यानी बी मेरा यहाँ रह गया। इस प्रकार से 5 प्रश्न आप कर लो तो ये 5 पूरा एक सेट आपका सही हो गया। इसका फायदा क्या है कि अगर इसमें एक आधा गोला ऊपर नीचे भी होता तो एक आधे प्रश्न का ही फर्क पड़ेगा। अगर आप 30-40 प्रश्नों को करने के बाद या 50 प्रश्नों को करने के बाद अगर गोले काले करने स्टार्ट करोगे तो प्यारे साथियों गलती ये हो सकती है कि अगर भाई बीच बीच में हम एक आधा प्रश्न छोड़ेंगे, जाहिर सी बात तो छूटेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा, जो छोड़ेगा वो जीतेगा, सीधी सी बात है ना। तो जब हम एक साथ गोले भरने लग जाएंगे तो हमारा हो सकता है एक जो हमें छोड़ना था वो छोड़ा नहीं, हमने जस्ट उसके अगले प्रश्न का गोला जो वो पहले भर दिया, तो ये मान लो पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। और हम जब 50 नंबर के प्रश्न का गोला भरेंगे 49 नंबर में और फिर 50वें को देखेंगे प्रश्न को, गड़बड़ हो जाएगी साथियों, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा पेपर ऐसी की तैसी हो जाएगी पेपर की, है ना। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, आपको 5-5 के सेट में चलना है। नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम समझ के कर लेना पेपर को, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएंगी। ये बातें और भी यूट्यूबर्स ने बताई होंगी और भी टीचर्स ने बताई होंगी, लेकिन मैं भी आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई इसी हिसाब से आपको करना है। मेरा एक्सपीरियंस जो वो इसी चीज़ को मानता है कि भाई इसी हिसाब से आपको करने चाहिए। ठीक है, गोले भरने चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। हर बच्चे का दिमाग अलग अलग स्तर का होता है, कोई 30-30 प्रश्नों को करने के बाद गोले भरता है, कोई किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है तो उसमें बड़ी समस्या आ जाती है साथी, क्योंकि लगातार हमें गोले काले नहीं करने पड़ते, बीच बीच में छोड़ने भी पड़ते हैं प्रश्नों को। ठीक है, यानी कि स्टार लगाए उन प्रश्नों को छोड़ना पड़ा, जो प्रश्न हमने काट दिए उनको हमें छोड़ना है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है और कोशिश ये करें आप कि आपका जो पेपर है वो, हालांकि पेपर का लेवल देख के पता चलेगा कि कितनी मेरिट जा सकती है। हो सकता है 200 नंबर वाला टॉप कर जाए, है ना, ऐसा भी पेपर आ सकता है। और पेपर जो है वो इजी, बिल्कुल इजी भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है साथियों कि बहुत खतरनाक पेपर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मॉडरेट पेपर आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं तो बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा पेपर आएगा, ऐसी ही हम उम्मीद रखते हैं और ऐसा ही मुझे लगता है कि होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की है वो आराम से सक्सेसफुल होंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया कि गणित को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके प्रश्नों में होना ये चाहिए, आपने पढ़ा, पढ़ने के साथ और ऑप्शन पढ़ने के साथ आपको ये पता लग जाना चाहिए कि भाई मुझे ये ऑप्शंस आते हैं, ये प्रश्न मुझे आता है या नहीं आता, या मैं डाउट में हूँ। ठीक है, ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। मुझे नहीं आता तो तुरंत बस उसको लाइन उसके ऊपर फेरी, आगे बढ़ गए, बस सोचो ही मत, बिल्कुल नहीं सोचना किसी और को आता होगा, आपको नहीं आता तो छोड़ दो।
कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़ दोगे तो ये मान लो आप एक बाजी जीत जाओगे, ठीक है। अब उसके पीछे उलझे रहोगे ना तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ये मान लो आप। मुझे पहला प्रश्न बिल्कुल क्लियर आता है, मैंने टिक कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। दूसरे प्रश्न में मुझे कुछ नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। तीसरे प्रश्न में मुझे 2 ऑप्शंस में डाउट है, जो पहले मेरे दिमाग में है वो मैंने कर दिया और आगे बढ़ गया मैं। चौथे प्रश्न में मैं जानता हूं प्रश्न मेरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। ये प्रश्न भी मैंने पढ़ा है, वो उस आदमी का नाम भी मैं जानता हूं जो इसका आंसर है, लेकिन मुझे अभी ध्यान में नहीं है वो सन, वो दिमाग में वो चीज़, या कोई साइंस का क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट है, वो मैं कॉन्सेप्ट याद है लेकिन इस प्रश्न का आंसर मुझसे नहीं बन पा रहा है अभी, तो मैं स्टार लगा सकता हूँ उसके ऊपर, है ना, स्टार लगा सकता हूँ उस टाइम कि मैं इसको दोबारा देखूंगा जरूर, है ना। तो ये साथियों पैटर्न अपनाओ और निश्चित सफलता पाओ। जाहिर सी बात है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑप्शंस से आंसर निकाले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम। और टाइम कब बनेगा आपका, टाइम कब बचेगा, जाहिर सी बात है 150 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं, जिसमें गणित के क्वेश्चन है 30, यानी बच गए क्वेश्चन 120। 120 जो क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, 120 क्वेश्चंस में साथियों आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये नहीं करना है कि 120 क्वेश्चन में आपने 120 मिनट लगा दी, नहीं। इन प्रश्नों में आपको 100 से लेकर के 110 मिनट लगनी चाहिए, और साथ में OMR भी आपकी इन प्रश्नों की फिलअप हो जानी चाहिए। बचे हुए जो गणित के 30 प्रश्न हैं इनको आप 40 मिनट में लगा सकते हो, और 100 मिनट में OMR, 120 क्वेश्चन की OMR और प्रश्नों को पढ़ के आप अगर हल कर सकते हो 100 मिनट में तो बहुत अच्छा रहेगा। गणित के इन 30 प्रश्नों के लिए 50 मिनट आप दोगे तो वो आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और मिक्स पेपर में करने में बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि बीच में गणित का आ गया, फिर विज्ञान का आ गया, फिर कोई गणित का आ गया, तब मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन मैनेज ऐसे ही होगा कि जहां भी जीके, साइंस और इनका प्रश्न मिले लैंग्वेज वाला, कोशिश करो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर आपका डिसीजन हो, और वो तभी होगा जब आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा, आपका नॉलेज बहुत अच्छा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको यह भी लग सकता है कि स्टार्टिंग के 10 प्रश्नों में आप 4 प्रश्न छोड़ दो कि 4 तो मुझे आते नहीं, मुझे तो 60%, मुझे तो कुछ नहीं आता, इसका मतलब मत गया, ऐसा हो सकता है। तो घबराना नहीं है कि भाई 10 में से 4 नहीं आ रहे तो आगे भी ऐसी स्थिति बनेगी। हो सकता है अगले 20 प्रश्नों में आपको लगभग सभी प्रश्न है, कोई एक आधे में डाउट हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल बिना टेंशन लिए निश्चिंत होके पेपर दीजिएगा। जो बच्चा अपनी नब्ज पर कंट्रोल रख लेगा इस पेपर में, वो बाजी मार जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रेशर में रहेंगे बच्चे, ये निश्चित है। और एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर एक अलग ही लेवल का होता है। दूसरा, अभी तो पेपर कैसे करना है मेरे हिसाब से मैंने बता दिया। बेस्ट तरीका देखिए यही है, बाकी आप अपना तरीका अपना ले, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आपको यही करना है, मैंने अपना व्यू रखने की कोशिश की है भाई, कि आप किस तरीके से इस चीज़ से निकल सकते हो। स्टार्टिंग के 5 प्रश्न ही आपको नहीं आ रहे हैं मान लीजिए बिल्कुल भी, तब भी नहीं घबराना है। क्या ज़रूरी थोड़ी है वो 5 प्रश्न आपको आएंगे ही, नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हमने छोड़ दिए, हम आगे बढ़ गए और अगले 145 प्रश्नों में हमने 115 प्रश्न निकाल दिए, ठीक है, बिल्कुल सही निकाल दिए। 115 प्रश्न हमारे बच रहे हैं, यानी 230 नंबर बन रहे हैं। तो निश्चित सिलेक्शन आपका, पेपर अगर ठीक आता है तो, ठीक है। तो कोशिश यही करें, अपने ऊपर कंट्रोल रख के, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख के, है ना, और पेपर को करें। हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी। OMR भरते टाइम बहुत सलीके से करें पेपर को। दूसरा, जब एग्जामिनेशन देने जाएं, एग्जामिनेशन हॉल या जो सेंटर है आपका, उसके ऊपर समय से आप 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पहुंचें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, बिल्कुल शांत मन से जाएं, है ना। और अगर आप चाहो तो कोई पेज वेज लेके जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, है ना। मैं देखता हूँ कि 2-2 घंटे पहले भी बच्चे लगे रहते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2-3 घंटे पहले बच्चे बुरी तरीके से लगे रहते हैं कॉपीज़ में, है ना, कॉपी खोल के देखते रहते हैं। खास तौर पे लड़कियों की ज़्यादा स्थिति है, वहाँ पे घबराहट आपको ज़्यादा होती है। उस टाइम जो आप चीज़ याद करते हो, मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि वो चीज़ याद रहती है ना। तो वो उन चीज़ों से आपको बचना है, मुझे ये मेरा यही मानना है ना। उनसे बचोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। रिलैक्स रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा पानी आपको पीते रहना चाहिए टाइम टाइम पे उस टाइम, क्योंकि पानी है ना,
उससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में थोड़ी ज़्यादा जाती है, जिससे बेचैनी कम होती है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बिल्कुल कंट्रोल में रखना अपने आप को, बहुत सलीके से पेपर दोगे तो हो जाएगा। और जब आप 150 प्रश्नों को कर लोगे, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए करोगे, तो आप देखोगे लास्ट में आपके पास कुछ न कुछ समय बचेगा, जिसमें आप ये 8 से 10 स्टार किए हुए प्रश्नों को आप दोबारा देख पाओगे। और आप पाओगे कि जब दोबारा इनको देखोगे, आपके अचेतन मन में जो चली गई, अर्धचेतन मन में जो चीज़ चली गई है, वो बाहर निकल के आ जाएगी। और इस 8 से 10 स्टार वाले प्रश्नों में आप 4 से 5 प्रश्न निकाल दोगे, और 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे तो या तो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, तो वो तो आप छोड़ दोगे, या आपको 2 में फिर से डाउट होगा, तो फिर आप एक जिसमें सबसे पहले दिमाग जा रहा है वो करोगे, क्योंकि इतना रिस्क तो बनता है, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे आपको पेपर हल करना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अभी मैराथन क्लास लें कि नहीं लें। अगर मेरी राय अगर आप पूछो तो मैं कभी भी मैराथन क्लास का पक्षधर नहीं रहा हूँ। इस यूट्यूब पर देखिए सभी लोग बोलते हैं कि मैराथन क्लास से कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग मैराथन क्लास लेके ही आते हैं। मैं अभी तक, आज तक मैं मैराथन क्लासेस नहीं लेके आया। और मैराथन क्लास का मतलब है 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे की क्लास। वो क्लास मैं आज तक नहीं लेके आया। हद से हद मैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास ले आता हूँ, वही अपने 30-40 प्रश्न रहते हैं, बस यही करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा मानना यही है कि छोटी क्लासेज और फ़ायदेमंद जो क्लासेज हैं वो तो आप देख सकते हो, बाकी मैराथन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं खुद पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, तो मुझे ये भी पता है कि हम टीचर्स क्या करते हैं। हम टीचर्स करते हैं, ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, हम क्या करते हैं कि यार इतने प्रश्न हम कहाँ से बनाएं, एक एक बुक से तो निकालेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, इतना टाइम किसी के पास नहीं। हालांकि मैंने निकाले हैं, आपको जो अभी पढ़ाए हैं सारे प्रश्न वो निकाल के पढ़ाए हैं, ऐसे कोई छोटे मोटे प्रश्न इधर उधर से लिए भी हैं। लेकिन मैराथन क्लासेज की ये कंडीशन है भाई कि 150 क्वेश्चन अगर वो आपको करवा रहे हैं ना मैराथन क्लास के नाम पर, या 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे। और वो हम पढ़ ही चुके हैं टीचिंग इसमें, दिशा पब्लिकेशन की बुक से या किसी मूमल की बुक से। तो वो क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर ही करवाएंगे मैराथन क्लास के नाम पर। तो उस चक्कर में पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज़ यार आपको आती है वो क्यों देखनी है आपको दोबारा, भाई क्या फायदा मिलेगा उस चीज़ से आपको। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर किसी की आवाज़ में जब हम सुन लेते हैं तो हमारी याद हो जाता है, लास्ट में रिवीजन हो जाता है। अरे तो आप अपनी खुद की आवाज़ में अपने नोट्स को पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, जोर जोर से पढ़ लो, आपको खुद को भी सुनाई देगा। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा वो फायदा देगा, बजाय आपके ये ब्रह्मास्त्र क्लास और रिवीजन, ये जो मैराथन क्लास है, कुछ रखा नहीं है इन चीज़ों में, कुछ नहीं रखा मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल 0% फायदा होता है इस चीज़ से। अब कोई कमेंट में बोल सकता है बच्चा नहीं सर हमें तो बहुत फायदा होता है, वो आपकी इच्छा है। मेरे से जिन बच्चों ने पूछा है कि सर अभी हम मैराथन क्लास ले क्या, अभी अगर 5 दिन बचे हमारे, 5वें दिन तो पेपर है ही, अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कल संडे तक ले सकते थे आप मैराथन क्लास भी, लेकिन मैराथन क्लास भी यूट्यूब वाले जो वो 24 फरवरी को, 23 फरवरी को ये लेके आएंगे, 22 फरवरी को। कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का साथियों। इन दिनों में आपको रिवीजन करना है यार अपना, आप मैराथन क्लास के चक्कर में पड़े हो, क्या मतलब है इस चीज़ से। जो टॉपिक आपको आपका रिवीजन जिस टॉपिक का नहीं, वो उस टॉपिक को पढ़ो आप। मैराथन में वो आपको जो टॉपिक आ रहा है अच्छे से उसको ही पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हो बस आराम से। बीच में वो मोटिवेशन दे रहा है तो आप मोटिवेशन भी सुन रहे हो, मोटिवेटेड आप खुद हो। जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ का। चाहे बाह्य मोटिवेशन कितना ही थोप दो आपके ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। सुन लेंगे हम मोटिवेशन को और सो जाएंगे आराम से चादर ओढ़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठेंगे दोबारा वही हालत। रिवीजन करो अपना, मैराथन क्लास को छोड़ दो। भाई मैं भी लेके आ सकता हूँ क्वेश्चंस, मेरे पास भी ढेर सारी बुक्स हैं, प्रश्न भी टाइप किए हुए, कॉपी पेस्ट करके आपके सामने 100 प्रश्नों के प्रश्न पढ़ दूंगा और आंसर पढ़ दूंगा। ठीक है, ये लो जी मैराथन क्लास हो गई, बस ठीक है। लेकिन उससे आपका टाइम खराब होगा, ये निश्चित है। और मैंने आज तक ये नहीं किया ये काम। एग्ज़ाम से पहले मैंने कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस नहीं चलाई और नहीं मैं चलाऊंगा साथियों। नहीं मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ, कतई पक्षधर नहीं हूँ। 31 अक्टूबर को मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था,
31 अक्टूबर को एग्जाम से 4 महीने पहले कर लो कितना रिवीजन करना बच्चों को। 31 अक्टूबर तक पढ़ने के बाद भी 4 महीने मिलने के बाद भी अगर आपका रिवीजन नहीं हो पाया ना, तो ये गलती आपकी है साथियों, मेरी नहीं है। फिर अब अगर आपको मैराथन क्लासेज की जरूरत पड़ रही है तो ये गलती है आपकी। मैराथन क्लासेज किस काम की होती हैं? यूजलेस होती हैं, बिल्कुल बेमतलब की, बिना वजह की व्यूज बटोरने का एक काम होता है, सब्सक्राइबर गेन करने का एक काम होता है। सीधी सी बात है, कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का। आप देखोगे कि सब टॉपिक वाइज प्रश्न आपको बिल्कुल करवाते हुए नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो आए हुए प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। अरे आए हुए प्रश्न तो हम किताबों से पढ़ लेंगे, आप एनसीईआरटी करवाओ ना, लेकिन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जोर आता है भाई, प्रश्न बनाने पड़ते हैं, दिक्कत आती है। मैराथन क्लासेज को छोड़ो, जवाब मिल गया होगा आपको, मैराथन क्लासेज छोड़ दो, आप अपना रिवीजन करो। और साथियों, जो बच्चा मैराथन क्लासेज के चक्कर में पड़ा रहेगा, और एक बच्चा रिवीजन करेगा, अपने उस टॉपिक को मजबूत कर लेगा जो उसको कम आता है, और फिर उससे जो प्रश्न आएगा मैराथन वाला छोड़ गया, अगर वो बच्चा करके आएगा और सिलेक्शन लेगा, आप देख लेना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। कोशिश मेरी रहेगी अभी कि 20-30 प्रश्न साइंस के मैं लेके आऊँ आपके लिए एग्जाम से पहले, कुछ हर यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी एनसीईआरटी की बुक से आया हुआ प्रश्न नहीं, एनसीईआरटी की बुक से कोशिश मेरी रहेगी। बाकी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप अपना रिवीजन करें बहुत अच्छे से, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद हम निश्चित तौर पे मिलेंगे, उससे पहले भी रूबरू मैं आपसे यूट्यूब पर होता रहूँगा समय समय पर। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, सच्चाई से ईमानदारी की बात आपको बताइए, सही लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलते रहेंगे, आगे भी मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और आपकी जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।